हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा रीजनिंग का। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपनी सेशन को और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख रहे होंगे और इसमें आपको एक सीरीज़ दी गई है और ये सीरीज़ में जो ये क्वेश्चन मार्क आया है इसका मान हमको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इनका डिफरेंस देखना होता है कि इनका अंतर क्या है। तो अगर यहाँ पर हम अंतर की बात करें तो 14 और 15 का अंतर कितना है, 14 और 15 का अंतर है 1। 24 और 15, 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। 49 में से 24 घटाएंगे कितना आएगा 25। 98 में से 49 घटाएंगे तो कितना आएगा 49। 179 से 98 घटाएंगे, 9 से 8 घटाएंगे 1। 17 से 9 घटाएंगे, 17 से 9 घटाएंगे कितना आएगा 8। तो अगर आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो आपको ये 1 जो है किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। और ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। 81 किसका स्क्वायर है, 9 का। तो अगर आप यहाँ स्क्वायर की बात करें तो जो स्क्वायर जिन संख्याओं का स्क्वायर किया गया है वह सभी संख्याएँ कैसी हैं, विषम संख्याएँ। 1, 3, 5, 7 और 9, और ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। यानी कि 9 के बाद जो विषम संख्या आती है क्या आती है, 11। और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121। इसका मतलब ये है कि 179 में अगर 121 जोड़ देंगे तो हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर पता हो जाएगा। तो अगर हम 179 में 121 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 7 और 2 9 होता है, और कैरी 1 जोड़ेंगे तो 10। 1 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। 179 में 121 जोड़ेंगे तो आएगा 300, और इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि अलार्मिंग को 150 के रूप में कोड किया गया है, तो फ्लोटर को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर होते हैं वे अक्षर कौन से नंबर पर आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हमने बताया कि ए 1 पर आता है, बी 2 पर आता है, सी 3 पर आता है, डी 4 पर आता है, ई 5 पर आता है, एफ 6 पर आता है। ऐसे ही 1 से लेकर 26 तक सभी लेटर्स याद रखने हैं कि उनकी पोजीशन क्या होती है। जैसे हम डायरेक्ट आपसे कहें कि टी किस नंबर पर आता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि टी 20 नंबर पर आता है। आपसे हमने कहा जी किस नंबर पर आता है, तो आपको तुरंत बताना होगा कि जी 7 नंबर पर आता है। तो ऐसे इन सभी को याद कर लेना, तब ऐसे प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अलार्मिंग लिखा हुआ है। यहाँ पर अलार्मिंग लिखा हुआ है तो इसको कैसे हल करेंगे। देखो, ए कितने पर आता है, 1 पर। ए कितने पर आता है, 1 पर। एल कितने पर आता है, एल आता है 12 पर। ए कितने पर आता है, 1 पर। आर आता है 18 पर। एम आता है 13 पर यानी कि 13 पर। आई आता है 9 पर। एन आता है 14 पर। और जी आता है 7 पर। अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलता है, चलिए इसको देखते हैं। 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, 24 और 4 28, 28 और 7 35। तो 35 का 5 लिख लेंगे, कैरी आएगा 3। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। यहाँ पर आया हुआ है 75, लेकिन यहाँ पर जो आपको दिया गया है कितना दिया गया है, 150 दिया गया है, 150 दिया गया है। तो 75 को 150 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा करा देंगे। क्या करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो ये आपका कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा। यानी कि इसको जिस रूप में कोड किया गया है ये हमने पता कर लिया है। कैसे पता किया कि सभी लेटर्स की पोजीशन देखी कौन से नंबर पर आती है, उनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जितना आया उसमें हमने क्या कराया है, 2 से गुणा कराया है, और हमें यहाँ पर जो 150 दिया गया है वह प्राप्त हो गया है। ऐसे ही हमें क्या करना है, ये जो फ्लोटर लिखा है इसमें भी यही करना है। सबसे पहले लेटर्स की पोजीशन कौन से नंबर पर आती है वो लिखना है, सभी को ऐड करना है और 2 से उसमें गुणा करा देना है, तो हमें इसका आंसर पता चल जाएगा। तो एफ़ कितने नंबर पर आता है, एफ़ 6 नंबर पर आता है। एल कितने पर आता है, एल आता है 12 पर। एल के बाद है ओ, और ओ आता है 15 पर। ओ के बाद है ए 1 पर। टी 20 पर। ई 5 पर। और आर 18 पर। अगर सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 और 12 18, 18 5 23, 23 10 33।
33 और 1 34, 34 और 20 कितना होता है 54, 54 और 5 कितना होता है 59, 59 और 18 कितना होता है 59 1 60, 70 और 7 77, यानी कि 59 और 18 कितना होता है, ये होता है 77। और 77 को हमें क्या करना है, 2 से गुणा कराना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी किया है तो हमें गुणा यहाँ पर भी कराना पड़ेगा। और 77 को जब हम 2 से गुणा कराएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 154। कितना आ जाएगा 154। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि दिए गए चित्र में षटभुज इंजीनियरों को, वृत्त संगीत प्रेमियों तथा आयत मॉर्निंग वॉकरों को निरूपित करता है। कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। तो यहाँ पर जो षटभुज दिया गया है वह किसके लिए है, यानी कि ये जो षटभुज है किसके लिए है, ये दिया गया है इंजीनियरों के लिए। षटभुज इंजीनियरों को दिखाता है और वृत्त किसे दिखाता है, संगीत प्रेमियों को। ये वृत्त है और ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है संगीत प्रेमियों को। वृत्त दिखाता है संगीत प्रेमियों को और आयत किसको दिखाता है, मॉर्निंग वॉकर्स को। किसको दिखाता है, ये जो आयत है ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है मॉर्निंग वॉकरों को, मॉर्निंग वॉकरों को दिखाता है। और हमसे प्रश्न में जो पूछा गया है कि कितने मॉर्निंग वॉकर ऐसे हैं जो संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं हैं। कौन नहीं है, इंजीनियर नहीं है। इसका मतलब है कि इंजीनियर से हमें कोई मतलब नहीं है, यानी ये जो षटभुज है इस षटभुज को पूरा हमें हटा देना है। यहाँ से षटभुज को हटाएंगे तो ये जो इतना पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है षटभुज वाला, इससे हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब सिर्फ हमको देखना है कि संगीत प्रेमी और मॉर्निंग वॉकर का कॉमन हिस्सा कौन सा है। तो संगीत प्रेमी और मॉर्निंग वॉकर का जो कॉमन हिस्सा है ये है 35 वाला। ये जो 35 है आयत में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है, ये दोनों जगह पर आ रहा है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, 35। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि MORSEL को कोड किया गया है LESROM में, तो GATEWAY गेटवे को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले ये किस प्रकार से कोड किया गया है, हम इसको करेंगे डिकोड कि किस प्रकार से ये कोड किया गया है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे MORSEL, इसको हमने लिख लिया। इसको किस रूप में लिखा गया है, LESROM, इसको इस रूप में कोड किया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि M को L अगर लिखा गया है तो किस प्रकार से लिखा गया है। देखो यहाँ पर L है और इस L को कहाँ लिख दिया गया है, यहाँ पर, यानी कि ये वाला जो L था लास्ट वाला उसको हम कहाँ पर लेकर आ गए हैं, प्रथम स्थान पर लेकर आ गए हैं। वैसे ही फिर E को यहाँ पर, S को फिर यहाँ पर लिख दिया, R को यहाँ पर लिख दिया है, O को यहाँ पर लिख दिया है और M को यहाँ पर लिख दिया है। यानी कि पीछे से एक एक लेटर को उठा कर क्या कर दिया है, ऐसे सजा दिया है। तो अगर हम इसको इसी प्रकार से सजाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, पीछे से एक लेटर को उठाना है और लिख लेना है। तो पीछे से जब एक लेटर को उठाएंगे तो सबसे पहले है Y, तो Y आ जाएगा, फिर आएगा A, फिर क्या है W, फिर है E, फिर है T, फिर है A, फिर है G, और यही इसका सही जवाब होगा। अब देखते हैं कि ये किस ऑप्शन में दिया गया है, YAWE, YAWA ये तो होगा नहीं, YAWE, YAWT ये भी नहीं होगा, AWI ये भी नहीं होगा, YAWETAG ये जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर डेट दी गई है 21 मार्च। क्या दिया गया है, 21 मार्च 2007 को कौन सा दिन था, 21 मार्च 2007 को जो दिन था वह था बुधवार। तो आप ये बताइए कि 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 21 और 25 का डिफरेंस लेना है।
25 में से 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 21 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। क्या आ जाएगा, 4। उसके बाद क्या करना है, 7 और 15, 2007 और 2015 का डिफरेंस लेना है। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और इस 8 को इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद मार्च से मई तक, और जब मार्च से मई तक जाएंगे तो मार्च, अप्रैल, मई को हमें यहाँ पर नहीं लेना है। जिस मंथ तक पूछा गया है उस मंथ को हमें इसमें शामिल नहीं करना है, सिर्फ किसको देखना है, मार्च और अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, जिसको हमें काउंट इसमें नहीं करना है। तो मार्च में आपको पता होगा कि विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 3, और अप्रैल में जो विषम दिनों की संख्या होती है वह होती है 2। तो 3 और 2 कितना हुआ, 5। इस 5 को इसमें हम ऐड कर लेंगे, तो ये भी हमने लिख लिया है। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज़ छूट रही है, वह क्या है, 7 और 15 के बीच में 2 वर्ष ऐसे भी हैं जो कि लीप वर्ष हैं। एक तो हो जाएगा 2008, 2008 कैसा है, लीप वर्ष है। उसके बाद इसी के बीच में पड़ेगा 2012, 2008 और 2012 कैसे वर्ष हैं, लीप वर्ष हैं। और इनके लिए हमने जो विषम दिनों की संख्या काउंट किया है वह एक एक काउंट किया है, जबकि इनमें 2 होते हैं। तो यानी कि एक इसका नहीं काउंट किया, एक इसका नहीं काउंट किया, तो कुल मिलाकर हमने कितना नहीं काउंट किया है, कुल मिलाकर हमने 2 नहीं काउंट किया है। तो इस 2 को भी इसमें अब ऐड कर देना है। बस अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है। 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19। अब इस 19 को जब हम 7 से भाग देंगे, तो आपका शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा 5। और ये 5 क्या करना है, इसमें 5 जोड़ देना है। और जब बुधवार में 5 जोड़ेंगे, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पति के बाद शुक्रवार, शुक्र के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार। तो 5 जब इसमें हम जोड़ा तो 5वां दिन क्या आया, सोमवार आया। और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि अगर 21 मार्च 2007 को बुधवार होगा तो 25 मई 2015 को सोमवार होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। ये वाला जो प्रतीक है, इसके फलक के विपरीत वाली फलक पर कौन सी संख्या होगी, कौन सी संख्या या कौन सा प्रतीक होगा, ऐसा हमसे पूछा गया है। तो हमें ये जो एंड का चिन्ह दिख रहा है, ये जो एंड वाला प्रतीक है, इसके इस फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक या कौन सी संख्या होगी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमें इस एंड को ढूंढना है कि एंड कहाँ पे है। ये है एंड, ये है क्या है, ये है एंड। इसमें कौन कौन सी संख्या और कौन कौन से प्रतीक आए हैं। एंड के साथ में क्या आया हुआ है, डॉलर आया हुआ है और 9 आया हुआ है। अगर एंड के साथ में ये दोनों संख्याएं और ये प्रतीक अगर आ गए तो इसका मतलब है कि ये जो हैं ये तो इसके विपरीत कभी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि विपरीत वाली संख्या दिखती थोड़ी ना है, और ये दिख रही हैं। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला भी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी वाला भी नहीं होगा। अब बचते हैं 2 ऑप्शन, परसेंटेज और हैशटैग। परसेंटेज और हैशटैग बचते हैं। तो हमें क्या करना है, इस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में कुछ अगर कॉमन दिख रहा हो तो आप बताइए। तो इस वाले चित्र में जो कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये डॉलर का चिन्ह। डॉलर का चिन्ह क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, ऐसे क्लॉकवाइज करके इनको पकड़ के घुमा देना है। तो पहले नंबर पर डॉलर आएगा, और जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा, परसेंटेज, और तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, हैशटैग आ जाएगा। अब यहाँ पर भी कॉमन क्या था इन दोनों में, डॉलर। तो डॉलर के नीचे डॉलर ही लिखना है। उसके बाद इसमें कॉमन के बाद ये दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर एंड आएगा, और फिर क्या आएगा, 9 आएगा। यानी कि जो हैशटैग का विपरीत है क्या होगा, 9 होगा, और परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, एंड होगा। इसका परसेंटेज का विपरीत एंड, और एंड का विपरीत परसेंटेज। तो हमसे पूछा गया था कि जो ये एंड वाला प्रतीक है, इसकी विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक आएगा। तो इसकी विपरीत फलक पर परसेंटेज आएगा। यानी कि सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि अनुपमा, भाव्या, चहल, दिलीप, सौरभ, वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्था में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है, सबसे पहले एक सर्किल बनाना है। क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है, एक वृत्ताकार मेज बनानी है। तो हमने सर्किल बना लिया। जब भी आपसे कहा जाए कि ये जो व्यक्ति हैं वह केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं,
मुँह इनका किधर है, केंद्र की ओर। तो जब मुँह केंद्र की ओर होता है तो जब हम इस साइड में चलते हैं तो इसका मतलब हम दाएं साइड में चल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम दाईं ओर चल रहे हैं। और जब इस साइड में चलते हैं तो इसका मतलब है कि हम बाईं ओर चल रहे हैं। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे आपको दिया गया है कि जो सौरभ है वह अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। कौन? सौरभ। तो सौरभ को अगर हम यहाँ बैठाएं इस नंबर पर, सौरभ को अगर यहाँ बैठाएं तो दिलीप को हम इधर बैठाएंगे, सौरभ को अगर बीच में बैठाएंगे तो दिलीप को इधर और अनुपमा को इधर, क्योंकि यही आपसे कहा गया है कि जो सौरभ है वह अनुपमा और दिलीप के बगल में बैठा है। बगल में बैठा है तो हमें इसको कहाँ बैठाना पड़ेगा? बीच में, क्योंकि तभी आ सकता है दिलीप के बगल में और अनुपमा के बगल में। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और भी तो हो सकती है, और वो कंडीशन क्या होगी कि हो सकता है कि सौरभ यहाँ पर हो, लेकिन उसके बाद ये जो अनुपमा है हो सकता है ये अनुपमा इस साइड बैठा हो और दिलीप इस साइड बैठा हो। ये वाली कंडीशन भी बन सकती है। अब हम अगली लाइन पढ़ेंगे। गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो वरुण है अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में, दाईं ओर हमने क्या बताया था, इस साइड चलना है, तो अनुपमा के दाईं ओर ये वाला हो जाएगा। वरुण अनुपमा के दाईं ओर, तो वरुण को यहाँ बैठा देंगे तो अनुपमा के दाईं ओर हो जाएगा, यानी ये कंडीशन अब नहीं बनेगी, सिर्फ इसी से हो जाएगा। वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है? एक लाइन यहाँ पर भी छूट रही थी कि गोविंद जो है वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा है। तो गोविंद वरुण के बीच और चहल के बीच नहीं बैठा है, तो गोविंद के लिए केवल एक जगह बचती है, ये वाली। अब यहाँ पर आपको दो व्यक्ति बचे हैं। कौन कौन बचा है? चहल को बैठाना बाकी है और भाव्या को बैठाना बाकी है। तो चहल और भाव्या यहाँ पर भी हो सकती हैं और चहल और भाव्या यहाँ पर भी हो सकती हैं। ये दो कंडीशन हो सकती हैं। अब पूछा गया है कि व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है? तो दिलीप और सौरभ, दिलीप और सौरभ तो बगल में बैठे हैं, यानी कि ये हमारा जवाब नहीं है। भाव्या और अनुपमा, अनुपमा और भाव्या ये एक दूसरे के बगल में नहीं है, क्योंकि इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है वरुण। तो हमारा जो जवाब होगा वह हो जाएगा भाव्या और अनुपमा। आगे भी चेक कर लेंगे, चहल और भाव्या। देखो चहल और भाव्या के लिए ये ही दो जगह हैं। अगर चहल यहाँ बैठेगी तो भाव्या यहाँ, और चहल यहाँ तो भाव्या यहाँ, यानी कि ये अगल बगल बैठेंगे। चौथा ऑप्शन है गोविंद और दिलीप। तो गोविंद ये बैठा, दिलीप ये बैठा, दोनों क्या हैं? पास पास बैठे हैं, यानी कि अगल बगल बैठे हैं। तो इसलिए हमारे ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में ये शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्ड दिए गए हैं और इनमें जो लेटर्स आए हैं उनको क्या करना है, अंग्रेजी शब्दकोश में जिस प्रकार से अक्षर मौजूद होते हैं उसी प्रकार से इनको हमें सजाना है कि कौन सा किस नंबर पर आएगा। जैसे कि सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी, फिर ई, इसी प्रकार से ए से लेकर जेड तक अपने क्रमानुसार आते हैं और उसी प्रकार से हमें इनको बताना है। तो अगर इसमें हम बात करें सभी वर्ड की, तो इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिख रही होगी, पी आई, पी आई, पी आई, पी आई और पी आई, यानी इससे हमारा काम नहीं चलेगा। पी आई और पी आई से हमारा कोई मतलब नहीं है, इनसे हम नहीं बता सकते हैं कौन पहले आएगा। फिर यहाँ पर आपको टी दिया गया है, यहाँ वी दिया गया है, यहाँ एक्स दिया गया है, यहाँ वी दिया गया है और यहाँ टी दिया गया है। यानी यहाँ पर 3 से 4 अक्षर आपको देखने को अलग अलग मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया टी, और यहाँ पर है वी, यहाँ है एक्स और यहाँ है वी जो कि हमने लिख लिया है, यहाँ है टी। तो अब आप ये बताइए कि जब भी हम ABCD को रीड करते हैं, जब भी हम ABCD को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसमें कौन सा लेटर पड़ता है? इन तीनों में, इन तीनों की बात करें तो सबसे पहले टी पड़ता है। टी के बाद यू, फिर वी, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स, ऐसे आते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? टी। और टी इसमें किस में आया है? टी आया है इसमें और इसमें, यानी कि इन दोनों में अभी लड़ाई बाकी है कि इन दोनों में पहले स्थान पर कौन आएगा। तो इसमें टी के बाद क्या है? फिर से टी है। इसमें टी के बाद क्या है? वाई, यानी कि टी और वाई में चेक करेंगे तो इन दोनों में सबसे पहले कौन आता है? टी आता है। यानी फिर से कौन जीता? ये जीता। यानी पहले नंबर पर कौन आएगा? पहले नंबर पर आएगा एक। पहले नंबर पर क्या आएगा? पहले नंबर पर आ जाएगा एक वाला। अब इस ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने इसको
देख लिया है कि यह पहले नंबर पर ही आएगा। अब बचते हैं ये ऑप्शन। अब फिर से देखो, यहाँ पर है v, यहाँ है x, यहाँ है v और यहाँ है t। अब इन चारों में से पहले कौन आएगा? देखो v है, x है, v है और t है। ये लेटर्स हैं और इन लेटर्स में पहले कौन आता है? t, यानी कि 5वें नंबर वाला इसके बाद आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5, एक के बाद 5, उसके बाद एक के बाद 5 आ गए, यानी इससे भी हमारा मतलब नहीं है। अब इन तीन को चेक करना है। VOTXIE, यहाँ V है, यहाँ X है, यहाँ V है। तो V और X, V और X में पहले कौन आता है? आता है V। तो V और V दो में आ रहा है, तो अभी इनमें लड़ाई बाकी है। तो VO भी कॉमन, VO भी कॉमन, यहाँ है T, यहाँ है T। अब इसके बाद हमें क्या करना है? 2 को लें या 4 को लें? यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 2 को लें कि 4 को लें। इसके लेटर्स ख़त्म हो गए हैं, तो सबसे पहले हमें इससे ही लेना पड़ेगा, यानी कि 2 को लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 4 को लेंगे और उसके बाद किसको लेंगे? 3 को। तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 1 5 2 4 3, 1 5 2 4 3, ऑप्शन नंबर डी, 1 5 2 4 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा कि वह तुम्हारे पिता का पुत्र है। फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? सीमा ने किससे कहा? एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा। अगर मैं अपने आप को कहाँ मानूँ? यहाँ पर मानूँ। मैंने अपने आप को यहाँ पर मान लिया कि मैं यहाँ पर हूँ, और सीमा ने हमसे कहा कि जो फ़ोटो वाला व्यक्ति है, यहाँ पर एक फ़ोटो वाला व्यक्ति हमने मान लिया, और सीमा ने मुझसे कहा कि जो फ़ोटो वाला व्यक्ति है वह तुम्हारे पिता, यानी कि मेरे पिता का कौन है? मेरे पिता का पुत्र है। मेरे पिता का कौन है? पुत्र है। अगर ये इनका पुत्र है तो मैं भी तो इनका पुत्र हूँ, इसलिए क्या हुआ? हम दोनों क्या हुए? हम दोनों हुए भाई भाई। भाई भाई नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये पुत्र है, तो ये तो पुत्र, इसका तो लिंग जो है कन्फर्म है कि ये पुत्र है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया है कि ये पुत्र है या पुत्री है। ये चीज़ यहाँ नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पर कन्फर्म है कि ये कौन है? पुत्र है। तो पूछा गया है कि फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति कौन है? फ़ोटो में मौजूद व्यक्ति मेरा भाई है, यानी इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया है D-DSSHTRISHTIDRIS-TIDRIS-I, और ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये जो डैश 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 दिए गए हैं, इनके स्थान पर क्या आएगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे, कोई हमको एक लंबी सीरीज़ मिल जाए। तो लंबी सीरीज़ सबसे कौन सी मिल रही? ये वाली सबसे लंबी सीरीज़ है। क्या दिया गया है? TIDRIS। क्या दिया गया है? TIDRIS। तो TIDRIS, यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? TIDRIS। इसके हिसाब से रखे हैं हमने। किस हिसाब से रखे हैं? इस हिसाब से रखा गया है। TIDRIS, TIDRIS। ऐसा ही और कहीं बना सकते हैं। TID, T है तो IDRISH। एस के बाद क्या आ रहा है? H, यानी एस के बाद यहाँ क्या आएगा? H। एस के बाद यहाँ क्या आएगा? H। उसके बाद यहाँ D दिया गया है। D के बाद क्या है? RIS। D के बाद RISHT, DRISHT। I, T के बाद क्या आया है? I। SHT, 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 SHT। तो यहाँ पर सभी रिक्त स्थान भर गए होंगे। DRISHTI, 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 DRISHTI। ये सीरीज पूरी बन गई है। तो पहले पर आया है RI, ID, TI, SH और HT। अब देखेंगे ऑप्शंस। RI, ID, ID, TI, TI, SH, SH, HT, HT, और ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।